हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंड कूल मास्टरी में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये सारे वीडियो आपको पवन सर के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जो भी इच्छा हो आप कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो और भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो ठीक है, हम एक बार फिर से आज चलते हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के बारे में जानेंगे। देखिए, ये यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स क्या होता है? डॉक्टर और मरीज के बीच में के अभियंतर के मध्य में जो भी कार्य को सीधे संचालन, इंजेक्शन, दवा और उनका देख रेख वो कौन करता है? नर्स करते हैं। इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों आते हैं। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में नर्स का अहम भूमिका होती है। इसलिए भारत के हर राज्य के हर के द्वारा हर हॉस्पिटल में नर्स की व्यवस्था होती है। और लगभग लगभग इनकी योग्यता की बात करें तो हम लोग इसमें इसके फॉर्म आते हैं। लगभग लगभग हर वर्ष आते हैं इसके फॉर्म और उसे यूपीपीएससी के द्वारा इसका सिलेक्शन होता है। तो हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, जीएनएम होना चाहिए, वो भी 50 बेड हॉस्पिटल 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और या फिर अगर जीएनएम नहीं है तो फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये मेल और फीमेल सबके लिए है। उसके बाद आईएनसी रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंडियन नेशनल काउंसिल, उसके द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। इसको ये अच्छे ग्रेड की नौकरी होती है, एक अच्छी सैलरी होती है। लगभग इसकी सैलरी 50-60 हज़ार से ऊपर ही होती है। इसके 3 स्टेप होते हैं, प्री, मेंस और मेरिट लिस्ट। प्री होता है ऑब्जेक्टिव, मेंस होता है रिटन मतलब लिखित होता है, और मेरिट लिस्ट में मेडिकल और डीबी भी इंक्लूड है। उम्र की बात करें तो 21 से 40 साल के व्यक्ति जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस 125 रुपये है। अब जो इसका मीडियम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। इसका मोड ऑफलाइन होता है, यानी कि ओएमआर सीट होती है, उसमें आपको गोला भरना रहेगा प्री में, और मेंस में आपको लिखना रहेगा। तो इतनी बात हो चुकी है। स्टाफ नर्स क्या होता है, क्या योग्यता है और किस स्टेप से होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्री एग्ज़ाम की। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन की संख्या होती है, प्रश्नों की संख्या, वो 170 होती है। मार्क की बात की जाए तो 85 होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग लगाई गई है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और ड्यूरेशन जो समय होता है वो 120 मिनट। यानी कि यूपीपीएससी स्टाफ नर्स को पास करने के लिए आपको पहले प्री एग्ज़ाम देना होगा। प्री एग्ज़ाम में आपको 170 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन पे 0.5 नंबर मिलते हैं। तो टोटल मार्क्स मिल के बराबर हो गए 85। यानी ये क्वेश्चन पे 0.50 मार्क्स होते हैं। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे में 170 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सिलेबस की बात की जाए तो 170 क्वेश्चन में से जो जीके का क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज का, वो 30 प्रश्न यहाँ से आते हैं। जनरल हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं और मेन सब्जेक्ट जो नर्सिंग का होता है वो 120 क्वेश्चन आते हैं। तो जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान से 30 क्वेश्चन और जनरल हिंदी 20, 30-20 50 और 120 क्वेश्चन मेन जो सब्जेक्ट नर्सिंग है, जो आपने जेएनएम में पढ़ा हो या बीएससी नर्सिंग में पढ़ा हो या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग में पढ़ा हो, तीनों मिला के 170 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद अब हम लोग एक एक की बात करते हैं। जनरल नॉलेज जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो मूवमेंट हुए थे उसके बारे में पूछा जाता है। इसका मतलब इतिहास से प्रश्न आते हैं। तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों से प्रश्न आते हैं। पर सबसे ज़्यादा इसमें जो फोकस किया गया है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो है स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद इतिहास से हो गया। अब दूसरी बात करते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी कि भारत और विश्व भूगोल। भारत और विश्व भूगोल,
तो यहाँ से भूगोल के क्वेश्चन आएंगे, यानी इतिहास के और भूगोल के, यानी 30 क्वेश्चन में सारे को इंक्लूड करना है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि यहाँ संविधान की बात कर रहा है, भारतीय राजनीति और गवर्नेंस की बात कर रहा है कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे सिस्टम है, यानी पूरा संविधान आपका यहाँ से पूछा जाएगा, भारतीय राजनीति पूछी जाएगी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास, ये अर्थशास्त्र में आएगा। और उसके बाद करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि जो करंट में घटनाएं घटती हैं, जो इवेंट घटनाएं घटती हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जो कि महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो पूछा जाएगा, यानी करंट अफेयर्स, खेल, पुस्तक, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, यानी जो है भारतीय कृषि की बात की जाए। उसके बाद जो है जनरल साइंस में हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ते हैं। इन सामान्य विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान शामिल होते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब जो आवश्यक गणित, यानी कि अप टू 10th लेवल, मतलब 10 लेवल तक, यानी कि कक्षा 10 तक के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। देखिए मैथमेटिक्स में क्या क्या है। अर्थमेटिक, एलजेब्रा, जियोमेट्री। अर्थमेटिक मतलब अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति, ये तीनों इसमें से पूछे जाएंगे। अब एक बार बात करते हैं। इन 30 क्वेश्चन में 8 सेगमेंट से क्वेश्चन, यानी कि 8 पार्टों से लिया गया है 30 क्वेश्चन जीके का। तो इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थशास्त्र, उसके बाद करंट अफेयर्स, भारतीय कृषि, विज्ञान और गणित। तो कुल मिला के 8 यूनिट से जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर यहाँ से थोड़ा और हम खुल के बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए जैसे प्राचीन इतिहास से मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जो हमारी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन अच्छे से। आर्य समाज की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म और प्राचीन इतिहास से ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर जो राजा हुए अपने भारत से, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मध्यकालीन मुगलों का, मराठों का, यहाँ से सबसे प्रश्न आएंगे। उसके बाद जो अंग्रेज आए, अंग्रेज आने से लेके पूरा जाने तक इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो स्वतंत्रता संग्राम हुए, जो इंडियन मतलब जो नेशनल मूवमेंट हुए एक अच्छे सिरे पे, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के इसमें से ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि आधुनिक भारत से हम प्रश्न ज़्यादा पूछेंगे, मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास से कम पूछेंगे। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी भारत एवं विश्व भूगोल आपको यहाँ पढ़ना होगा। जैसे भारत में नदियाँ, महाद्वीप, नदियाँ और किसकी क्या जलवायु है, कैसी वायु इस समय चल रही है, भारत में प्रदेश में क्या क्या होती हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, यानी कि लगभग सारी चीज़ें इसमें से पढ़ी जाती हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी जाएगी, इसमें सौरमंडल भी पूछा जाएगा, ग्रह भी पूछा जाएगा, महासागर, नक्षत्र, नदियाँ, पर्वत, ये सब इसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी कि भारतीय संविधान में भारतीय राजनीति पूछी जाएगी। अनुच्छेद, सूची, जितनी अनुसूची हैं, अनुच्छेद हैं, भाग हैं, यहाँ से सबसे पूछे जाएंगे। और कौन कौन से किस किस का गठन किया गया, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से धाराएं हैं, लगभग वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट, यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जैसे माल्थस है और ग्रीस हैं, वहाँ से लेकर के इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या है, पीपीपी, ठीक, परचेजिंग पावर ऑफ, उसके बाद जीएनपी, जीडीपी, यहाँ से जो भी पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मांग का नियम, सेबी का नियम। और उसके बाद करंट इवेंट, यानी जो घटनाएं तुरंत में हुए, नेशनल एंड इंटरनेशनल, यानी कौन सा एयरपोर्ट बना, कौन सा नहीं मतलब कौन सा एयरपोर्ट बना है, कहाँ कौन से पुल का निर्माण हुआ है, कहाँ कौन सी चीज़ खुदाई में मिली है, कहाँ कौन कौन सी रैली या फिर किस किस जनजातियों का उदय हुआ है, या कोई बड़ी घटनाएं जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे दोनों पे हो, और जिसको बोलते हैं हम करंट अफेयर, घटना चक्र, खेल, पुस्तक, ये से सब पूछे जाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें, फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह, यही सबसे पूछे जाएंगे।
उसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में, मिट्टी के बारे में, जल के बारे में, वायु के बारे में, उसके बाद जो कुछ है दवाओं के बारे में जो भारतीय कृषि में है, उसके बाद गाय पशु जो भी है इनके बारे में भी बात की जाएगी। तो यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये मेडिकल का भी पार्ट होता है। उसके बाद जनरल साइंस, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में भी दो पूछे जाएंगे, एक तो यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी, और रसायन विज्ञान में अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक और कार्बनिक, और उसके बाद जो है जीव विज्ञान में बॉटनी एंड जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 6 से लेके जो 10 तक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जैसे लाभ हानि बट्टा परसेंटेज, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। औसत, एवरेज, एसआई, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, औसत, चाल, दूरी, समय, यहाँ से लगभग प्रश्न बनेंगे। अलजेब्रा में जो भी बीजगणित है उनका प्रयोग होगा। जियोमेट्री में ज्यामिति का प्रयोग होगा, जैसे एंगल, कोण, रेखा, ये सब प्रश्न आते हैं। तो कुल मिला के हम ये समझते हैं कि आपको जनरल नॉलेज समझ में आ गया। इनमें से 8, अगर 8 सेगमेंट को 30 में भाग कर दे तो लगभग सारे सेगमेंट से 3 से 4 प्रश्न बनने तय हैं। ठीक है, तो हम लोग प्री की बात कर रहे थे, तो जनरल नॉलेज में हम लोगों का हो गया। अब हम लोग जो है बात करते हैं दूसरे सेगमेंट जनरल हिंदी की। तो जनरल हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पार्ट जो है जनरल हिंदी, जो कि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। विलोम शब्द, जैसे रात का दिन, सुबह का शाम, ऐसे ही सफ़ेद का काला। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न विलोम शब्द में पूछे जाएंगे। वाक और वाक शुद्धि, जैसे राम बाजार जाती है तो ये अशुद्धि है, तो राम बाजार जाता है, इस तरह का प्रकार के वाक की शुद्धि होगी। उसके बाद एक एक शब्दार्थी, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। ठीक है, उसके बाद सत्सम एवं तद्भव, जैसे कि पूछा जाता है कि तत्सम और तद्भव जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और तद्भव जो है वो संस्कृत से हट के होते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे कि नक्षत्र और नखत, तो नखत जो हो गया तद्भव हो गया, नक्षत्र जो हो गया तत्सम हो गया। ठीक है, उस प्रकार ऐसे संज्ञा और विशेषण के बारे में। फिर पर्यायवाची, जैसे कि आकाश का, गगन, नभ, अंबर, इस प्रकार की पर्यायवाची पूछी जाएगी। यानी कि 6 सेगमेंट यहाँ से हैं, यानी कि 6 त्रिक 18, 6 चौक 4, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे, तो आपको ये भी तैयार करने होंगे। हालांकि इसमें टाइमिंग बहुत कम है, 120 मिनट ही है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके बाद सारी सब कुछ 30 प्रश्न, तो जीके से 20 प्रश्न जो है, जनरल हिंदी से 30, 20, 50, और ऊपर से माइनस मार्किंग अलग है, तो इसलिए कहीं ना कहीं पेपर टफ होता है, क्योंकि यूपीपीसीएस कराती है, यूपीपीएससी कराती है। उसके बाद नर्सिंग सिलेबस जो है 120 क्वेश्चन का आता है, जिसमें से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी और साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, सोशल सिक्योरिटी, पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, कंप्यूटर इन नर्सिंग। तो ये सब लगभग 13 चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। थोड़ा हम बात करते हैं 120 क्वेश्चन में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जैसे हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं। फिजियोलॉजी में जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन, पाचन और श्वसन, जिसको रिस्पायरेशन बोलते हैं। उसके बाद तमाम चीज़ें जो होती हैं, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, और फिर उसके बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यानी नर्सिंग के फंडामेंटल क्या क्या है। फर्स्ट एड क्या है, यानी कि आदमी जब तुरंत दुर्घटना या कोई चोट हो तो तत्कालिक जो सुविधा की जाती है उसको फर्स्ट एड बोला जाता है। फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये जो है सर्जिकल, यानी कि जब कोई भी चीज़ सीजर की जाती है तो उसमें प्रयोग करने वाली चीज़ें होती हैं, ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से पूछी जाती है। माइक्रोबायोलॉजी पूछी जाती है, यानी कि जो जैविक अणु हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी के बिना तो मेडिकल अधूरा ही। पेशेंट को जब तक आप समझ नहीं पाओगे, रीड नहीं कर पाओगे, तब तक आप उनकी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो समझा करके व्यक्ति के हालत को अच्छे से पूछ करके आधा उसको वैसे ही संतुष्ट कर दिए। उसके बाद सोशियोलॉजी, यानी कि सामाजिक अध्ययन आपको होना चाहिए कि समाज में किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, किस प्रकार के पेशेंट कैसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं, तो सोशियोलॉजी होनी चाहिए। इकोनॉमी, थोड़ी भी इसमें आर्थिक चीज़ें के भी थोड़ा मेंटेन रखना होता है। सोशल सिक्योरिटी, क्या क्या सामाजिक जो है सुरक्षा की जो सिक्योरिटी होती है कि मतलब
ज़्यादा चीज़ें प्राइवेट ना की जाएँ, हर चीज़ कुछ चीज़ें प्राइवेट करनी होंगी, कुछ चीज़ जो है बिना प्राइवेट के होनी चाहिए। तो सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए हर एक पेशेंट की, क्योंकि आप स्वास्थ्य के साथ-साथ उसके सोशल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखिए। उसके बाद पर्सनल हाइजीन, यानी कि एक बीमारी दूसरे बीमारी से ना पहुँचे, कोई अन्य इन्फेक्शन ना हो, इसलिए पर्सनल तुरंत हाइजीन का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि सैनिटाइज़र और ग्लव्स, ये सब इसमें से इंक्लूड होते हैं। एनवायरमेंटल हाइजीन मतलब जो वातावरण चल रहा है, वातावरण के हिसाब से, जैसे कभी-कभी स्नो फ्लू या फिर श्वास वाली बीमारी होती है, या कुछ ऐसे जो संक्रमित होते हैं, तुरंत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँच जाते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान देना होता है। उसके बाद कंप्यूटर नर्सिंग, यानी नर्सिंग में अगर आपकी चीज़ें हो गई तो डाटा वगैरह को कलेक्ट करना या कुछ बताने के लिए आपको कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपके नर्सिंग में यानी प्री का एग्ज़ाम लगभग इसी प्रकार है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि प्री एग्ज़ाम में 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 85 मार्क्स होते हैं, 1/3 माइनस मार्किंग होती है, 120 मिनट होते हैं। 170 क्वेश्चन में 30 सामान्य ज्ञान, 20 हिंदी, ये 50 अलग हो गए, बाकी 120 नर्सिंग से आए। सारे के सारे 4 ऑप्शन होते हैं, एक टिक करना होता है। सही प्रश्न के लिए 0.50 आपको अंक मिलेंगे, और उसके बाद नेगेटिव होने पे 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आप पेपर को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। उसके बाद इसकी कट ऑफ की हम लोग बात करें तो जो जनरल का कट ऑफ पिछली बार गया था वो 56 से 62 के बीच में गया था, और ओबीसी का कट ऑफ लगभग 53 से 56 के बीच में, यानी कि 65% नंबर आने चाहिए। वो भी माइनस मार्किंग को हटाते हुए काट पीट के आपका 56 से 62 नंबर आएगा, तब आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाएंगे। 85 में से 56 में से 62 लाने हैं, और ओबीसी को 53 से 56 लाने हैं 85 में से। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को मेंटेन रखें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेंस की। उसके बाद हम बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। जो मेंस एग्ज़ाम होती है, मुख्य परीक्षा होती है, ये भी जो है ऑफलाइन होती है। इसमें भी सब्जेक्टिव बोलते हैं, यानी कि लिखित परीक्षा होती है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आपको 170 क्वेश्चन करके आए हैं, उसमें लगभग 60-65% तक नंबर ले आएंगे। यानी कि हमने बताया था कि ओबीसी के लिए 56 से 62, और जो जनरल है 62 से 65 के आसपास में नंबर होने चाहिए। तो अलग बात हो गई। यहाँ के बाद जो जब आप वहाँ से सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपका मेरिट बनता है, फिर उसके मतलब आपको इसके लिए क्वालिफाई किया जाता है, उसके लिए नंबर नहीं जुड़ते हैं। उसके बाद फिर इसके नंबर, प्री के नंबर केवल क्वालिफाई करने के लिए होते हैं कि मेंस के एग्ज़ाम आप दीजिए बस। उसके बाद उसके नंबर नहीं जोड़े जाते। फिर सब्जेक्टिव की बात करें तो इसके 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी, ए पार्ट एंड बी पार्ट। मेंस एग्ज़ाम लिखित होती है, और प्रत्येक जो है 3 घंटे का पेपर होता है बेटा। टोटल क्वेश्चन आपको 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 + 5 + 4, यानी 5 + 4। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। 5 प्लस जो है, जो 5 प्रश्न होते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं, और 4 प्रश्न जो है तुमको दीर्घ करने होते हैं, यानी कि कुल मिला के 9 प्रश्न करने हैं। जो टोटल मार्क्स होता है वो कितने अंक का होता है? 85। वहाँ भी कितने नंबर का था? 85, और यहाँ कितने का है? 85। उसके बाद जैसे 5 क्वेश्चन आप शुरुआत में करोगे तो 5 को 5, यानी एक क्वेश्चन पे लघु उत्तरीय प्रश्न पे 5 नंबर है तो 25 नंबर हो गया। और बड़े में जो है 4 क्वेश्चन करने हैं तो एक एक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का 15 नंबर का होता है, तो 15 चौके 60, तो 60 20 80 5 85। टोटल टाइमिंग कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का। आपको 9 प्रश्न कितने समय में करना है? 3 घंटे में। ये 3 घंटे ये नहीं कि 3 घंटे अलग और 3 घंटे अलग। टोटल मिला के मेंस परीक्षा में आपको 3 घंटे के लिए बिठाया जाएगा। आपको पेपर दी जाएगी, जैसे आप बीए, बीएससी या इंटर के पेपर में लिखते हैं लिखित परीक्षा, और एमसीक्यू नहीं होगा मेंस में, केवल जो है आपको लिख कर ही देना होगा। पेज भी, और पेजों में कंटेंट अच्छी होनी चाहिए, वो जो पूछ रहा है प्रश्न उसके आंसर सही होने चाहिए। अब मैं पार्ट ए की बात करूँ, उसको बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, उसका शॉर्ट टाइप आंसर भी चाहिए। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 5। इसमें आपके पेपर में 5 क्वेश्चन लिखे होंगे, और आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने होंगे। तो 5 क्वेश्चन हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए? तो 5। और एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स हो रहे हैं? 5 मार्क्स, क्योंकि मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे मार्क जो है 5 नंबर का हुआ। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 5 5 × 5 = 25। यानी पार्ट ए जो है, पार्ट ए से 25 नंबर के प्रश्न आते हैं। और वर्ड लिमिट 125 शब्द होता है, पर एक जो है क्वेश्चन का, एक प्रश्न का उत्तर आपको 125 शब्दों में लिखना है।
और टोटल जो है आप लगभग लगभग 5 पेज से ऊपर ही भरेंगे, यानी कि 125 शब्द जो है एक प्रश्न में लिखने हैं। तो 5 में कितने हो जाएंगे, 625 शब्द। ठीक है, आप जो है अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। 625 शब्द टोटल शब्द होने चाहिए पूरे पार्ट ए में से मिला के। आपको याद आ गया, 5 क्वेश्चन है, 5 और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। जब आप पाँचों को अनिवार्य है करना तो 5 हम 25, यानी 25 नंबर आपके होंगे। आपको जो है पार्ट ए आपके क्वालिफाई हो गए। उसके बाद में पार्ट बी की बात करूं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, लॉन्ग टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसके लॉन्ग टाइप आंसर होने चाहिए। पार्ट बी में नंबर आप क्वेश्चन कितने हैं, 6 क्वेश्चन हैं, पर आपको उतने नहीं करने हैं, आपको अटेम्प्ट करने हैं 4, बाकी 2 को छोड़ देना है। मार्क्स पर क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन करोगे तो 15 चौके 60, यानी 60 नंबर यहाँ से, यानी कि आपके जो है 8 पेज लगभग लगभग लग जाएंगे। टोटल मिला के 13 पेज में हो जाएगा। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि लघु उत्तरीय में से 5 प्रश्न करने हैं, 5 के पाँचों अनिवार्य हैं, और दीर्घ में से आप तैयार करके अच्छे से जाइएगा। अगर मान लीजिए 5 प्रश्न तैयार करके या 4 करके जाते हैं तो 6 प्रश्न आएंगे जिसमें से 4 ही करना है। तो आपके कुल मिला के 60 अंक यहाँ से, 25 यहाँ से, तो कितने हो गए 85। इसकी वर्ड लिमिट कितना है, 300 शब्द है। ठीक है, तो कुल मिला के आप प्री दिए, प्री का नंबर जो है मेंस में नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि वो क्वालीफाई के लिए होता है। ठीक, उसके बाद जब आप मेंस में एग्ज़ाम देंगे तो ये 85 नंबर का भी कट ऑफ बनता है। और ये लगभग लगभग जब यहाँ पे कट ऑफ होती है तो लगभग 60 से 70% नंबर लाने होते हैं। आपको टोटल मिला के अगर कुल की सारी बात की जाए तो मेंस में 9 प्रश्न को करना है और पूछे जाते हैं 5 और 6, 11 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 9 करने रहते हैं, दो है लॉन्ग टाइप वाला छोड़ना होता है। तो कुल मिला के 85 अंक यहाँ से हो जाते हैं। और हमें लगता है कि आपको, आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद तीसरा जो है मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद अगर वहाँ से आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आप मेडिकल के लिए जाएंगे। मेडिकल में सारी चीज़ें जो है आपकी चेक की जाएंगी, फिजिकली और मेंटली सारी चीज़ें सब कुछ अच्छे से चीज़ें तय की जाएंगी। उसके बाद फिर लास्ट जो है डीवी के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको बोलते हैं दस्तावेज। वो जो है आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि इसके बाद में फिर जब 5 स्टेप पूरे हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको डीवी, यानी डीवी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको जाना होगा। तो इस हिसाब से मैंने पूरी तरीके से आपको यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के बारे में बता दिया। एक बार मैं उनको बताना चाहता हूँ जो जैसे ना समझ में आया है, उसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। आप स्टाफ नर्स की जॉब आएगी, लगभग लगभग हर वर्ष आती है। ये फॉर्म जब आएगी तो आपको हम अपने यूट्यूब माध्यम से, माइंड कूल मास्टरी के माध्यम से आपको बता देंगे। आप जो है अच्छे से तब तक के तैयार कीजिए। इस वैकेंसी लगभग लगभग ज़्यादा आती भी नहीं है, कभी 20 पद, 25 पोस्ट, 50 पोस्ट ऐसे ही आती हैं, वो ज़्यादा नहीं आती हैं। कभी कभार अगर ज़्यादा खाली होंगी तो फिर आ जाएंगी, किसी स्पेशल के लिए आती हैं तो थोड़ी ही वैकेंसी आती है, अगर ज़्यादा होगी तो 2000 तक आ जाएंगी। परंतु आपको करना क्या है, आज से ही तैयारी शुरू कर देना। प्री की कम से कम तैयारी कर लीजिए। मेंस की तैयारी के लिए तो आपको 1 महीने का लगभग लगभग टाइम भी मिल जाता है। आपको उसमें कितने करने हैं, उसमें 170 क्वेश्चन करने हैं, इधर मिला के 9 क्वेश्चन करने हैं। 9 क्वेश्चन करने हैं, 5 छोटे और 4 बड़े, टोटल मिला के 9 क्वेश्चन करने हैं। 85 पूर्णांक यहाँ भी है, 3 घंटे का समय है। वहाँ 170 क्वेश्चन करने हैं, ऑब्जेक्टिव है, 120 मिनट का समय है, जिसमें से जीएस 30 नंबर के, 20 नंबर के हिंदी, 50 हो गई, 120 नंबर आपके नर्सिंग के पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के 170 प्रश्न पूछे जाते हैं प्री में। वो पास करके आपको 85 नंबर में से लगभग लगभग 60 के आसपास नंबर आना चाहिए, तभी जो है पेपर के हिसाब से कट ऑफ घटता बढ़ता है। अगर पेपर बहुत हार्ड हो गया तो 55 से 60 के बीच में जाता है, अगर थोड़ा आसान हो गया तो 65 से 70 के बीच में आता है। पर हम एक औसत मान लें कि 60 से 65 के बीच में आपको प्री देखना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद मेंस में भी लगभग लगभग 85 का 70%, लगभग 60 से 70 नंबर इसमें भी आने चाहिए। तो इस हिसाब से आपको जानकारी कैसी लगी, इस चैनल को, माइंड कूल चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कीजिए। एक बार फिर से हम माइंड कूल मास्टरी को आप फिर से कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पवन सर के द्वारा ये सारे वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज़ सपोर्ट
थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा? मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी के बारे में तो आपको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं लगभग उस वीडियो को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये है कि ये अभी जो है यूपीपीसीएस क्या है होता है बेटा, जब वैकेंसी आ जाती है उसके बाद हम बताते हैं तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है, इसलिए हमने सोचा कि अभी यूपीपीसीएस स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई नहीं है, तब तक आप तैयारी कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि आई होप हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और कहीं ना कहीं तैयारी करते रहेंगे। जो लोग पहले से ही तैयार रहते हैं वही मैदान को जीतते हैं, और जो जिस दिन लड़ाई हो उस दिन आप मैदान में जाओगे तो फिर बेटा हार जाओगे। जीत उन्हीं की होती है जो बुद्धिमान होते हैं, और कोई भी चीज़, कोई भी पेपर निकालने के लिए जो है बुद्धिमानी आवश्यकता है, समय का सदुपयोग आवश्यक है, और सबसे ज़्यादा जो है कंटिन्यूटी, धैर्य, दृढ़ता और विश्वास होना चाहिए, अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू माइंड कूल मास्टरी से जुड़ने के लिए, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।